नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस टेस्ट पेपर के माध्यम से आप यूपीएसआई, यूपी टेट, जेल वार्डर और लेखपाल की भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो प्रश्न नंबर पहला है, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह हैं कि बालकृष्ण भट्ट हैं कि प्रताप नारायण मिश्र हैं कि रामचंद्र शुक्ल हैं? तो बताइएगा सभी लोग, मजदूरी और प्रेम किस लेखक की रचना है? तो ये रचना सरदार पूर्ण सिंह की है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछ लिया जाए प्रताप नारायण मिश्र ने कौन सी रचना की है, तो इन्होंने दोस्तों हटी हम्बीर की है। हटी हम्बीर, हटी हम्बीर जो रचना है वो प्रताप नारायण मिश्र की है। और रामचंद्र ने कौन सी रचना की है? रामचंद्र शुक्ल जी ने, इन्होंने चिंतामण और रसमीमांसा, रसमीमांसा, रसमीमांसा जो है वो रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो मजदूरी और प्रेम जो है वो सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न कौन सा है हमारा। प्रश्न नंबर 2 बताइएगा दोस्तों, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था? सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि कि संत कवि? तो दोस्तों आप याद रखना, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि जो हैं वो संत कवि कहलाते थे, संत कवि कहलाते थे। ठीक है, ये जो संत कवि जो थे ये लोगों को ज्ञान के बारे में बतलाते थे और लोगों को जीवन उपयोगी बातें बताते थे, संत कवि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि जो हैं वो संत कवि कहलाते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेलना और खेलवाना कैसी क्रिया हैं? नाम धातु क्रिया है कि यौगिक धातु है कि प्रेरणार्थक क्रिया है कि इनमें से कोई नहीं है? तो बताइएगा सभी लोग, खेलना और खिलवाना कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों आप याद रखना, ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया, ये प्रेरणार्थक क्रिया जो है वो सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं से मिलकर बनी होती है। जैसे खिलाना का खिलवाना, उठाना का उठवाना, ये सब प्रेरणार्थक क्रिया हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्वर समृत है? आ, औ, ई कि ऐ? तो बताइएगा इसमें समृत स्वर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ई जो है ये समृत स्वर होती है, और समृत स्वर वे होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद सा रहता है। मुख द्वार जो है वो बिल्कुल लगभग बंद सा रहता है। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अगर आप ई बोलोगे तो आपका मुख द्वार है वो बिल्कुल बंद सा महसूस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ई जो है वो समृत स्वर है। ठीक है, समृत स्वर है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 बताइएगा दोस्तों, अजायब घर किस प्रकार का शब्द है? देसी शब्द है कि तत्सम शब्द है कि विदेशी शब्द है कि संकर शब्द है? तो अजायब घर दोस्तों है ये संकर शब्द है। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से बने शब्द, दो भाषाओं से मिलकर शब्द एक नया शब्द बनता है, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, सीलबंद, पानदान। और जैसे ये अजायब घर है, तो जी अजायब, अजायब, अजायब ये तो है अरबी, अरबी शब्द है ये, और घर है जो है वो हिंदी शब्द है। तो ये जो दो भाषाओं से जो शब्द मिलकर बनते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जी अजायब घर जो है ये संकर शब्द है हमारा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप लोग, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध शब्द में स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? या प्रत्यय का होगा कि ई का होगा कि इक का होगा कि आ का होगा? तो बताइएगा। शुद्ध
ये सुत्तो मूल शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा इसमें बताइएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ई लगेगा इसमें। तो जब सुत का मिस्त्री वाचक बनाएंगे तो इसको सुती बन जाएगा ये, ठीक है। सुत प्लस ई, ये सुती बन जाएगा, ठीक है। अब ये स्त्रीलिंग बन गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें ई प्रत्यय लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि है कि विसर्ग संधि है कि व्यंजन संधि है कि दीर्घ संधि है? तो बताइएगा सभी लोग, मनोहर में कौन सी संधि है? तो दोस्तों मनोहर में विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोहर में जो है वो विसर्ग संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है कि अव्ययी भाव समास है कि तत्पुरुष समास है कि बहुब्रीहि समास है? जलमग्न बताइएगा सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष समास है, ठीक है। जलमग्न, जल में मग्न, ठीक है। जब इसका समास विग्रह करोगे तो जल में मग्न हो जाएगा, जल में मग्न, मगन, ठीक है, जलमग्न। और इसमें कौन सा तत्पुरुष है? कर्ण तत्पुरुष है, नहीं सॉरी, अधिकरण तत्पुरुष है इसमें, अधिकरण तत्पुरुष है इसमें, तत्पुरुष है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष समास है और अधिकरण तत्पुरुष समास है इसमें दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया इसमें पूछी है, दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, पीना। तो इनमें बताइएगा कौन सी सकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों याद रखना, जब आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया पूछी जाए तो आप उसका प्रश्न कीजिएगा, क्या लगा के उसका प्रश्न कीजिएगा। आपको अगर क्या का उत्तर आपको मिल जाए तो वो सकर्मक क्रिया है, अगर आपको क्या का उत्तर ना मिले तो वो अकर्मक क्रिया है। तो दौड़ना, क्या दौड़ना, कोई उत्तर मिल रहा है? कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। रूठना, क्या रूठना, कोई उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ये भी अकर्मक क्रिया है। मुस्कुराना, क्या मुस्कुराना, कोई उत्तर मिल रहा है? कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, ये भी अकर्मक क्रिया है। पीना, क्या पीना, पानी पीना, दूध पीना, चाय पीना, शरबत पीना। तो जब क्या का उत्तर मिल रहा है तो ये पीना जो है वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पीना जो है वो सकर्मक क्रिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 बताइए दोस्तों। अचल शब्द का अर्थ स्थिर है और दूसरा अर्थ इसका क्या होगा? अचल का दूसरा अर्थ क्या होगा? एक का तो अर्थ स्थिर है और दूसरा का पूछ रहा है, तो क्या होगा? चलायमान, निश्चल, स्थिर, गतिमान। तो बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, निश्चल। एक का अर्थ है स्थिर और एक का अर्थ है निश्चल। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से ग्रस्त का विलोम शब्द है सुप्त, ग्राह, मुक्त कि लुप्त? तो बताइएगा ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है इसमें? तो ग्रस्त का विलोम शब्द मुक्त होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? सलभ, चंचरीक, सिलीमुख, मिलिंद। तो बताइएगा सभी लोग, इसमें भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो सलभ जो है, सलभ, ये भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। सलभ का अर्थ होता है पतिंगा, पतिंगा होता है, ठीक है। सलभ का अर्थ पतंगा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सलभ जो है वो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋष का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषणी होगा कि ऋषपत्नी होगा कि ऋषिका होगा कि ऋषि होगा? तो बताइएगा सभी लोग। ऋष का स्त्रीलिंग ऋषिका होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
प्रश्न नंबर 14 बताइएगा, पहवारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, उपद्रव करना, पलायन कर जाना कि प्रयासरत करना। तो बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, पहवारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सब तरह की सुख सुविधाओं का होना जो है वो पहवारा होना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? सांप, चिन्ह, बीड़ा, विस्मय। तो बताइएगा इसमें तत्सम शब्द पूछ रहा है कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विस्मय जो है वो एक तत्सम शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है कि ऑप्शन बी है कि ऑप्शन सी है कि ऑप्शन डी है। तो बताइएगा इसमें शुद्ध शब्द कौन सा लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये शुश्रूषा, ये सब बिल्कुल सही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 बताइएगा दोस्तों, हिंदी भाषा में कितनी विख्यात बोलियां हैं? 4 हैं कि 10 हैं कि 8 हैं कि 5 हैं? तो बताइएगा। तो दोस्तों याद रखना, हिंदी भाषा में विख्यात बोलियां अगर पूछ ली जाएं तो वो 5 हैं। ठीक है, और ये 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी बोली, पूर्वी हिंदी बोली, बिहारी हिंदी बोली, राजस्थानी हिंदी बोली और 5वीं जो है वो पहाड़ी हिंदी बोली। ये विख्यात ये 5 बोलियां होती हैं। और वैसे भारतवर्ष में 18 बोलियां हैं। 18 बोलियां हैं। ठीक है, 18 बोलियां हैं। भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं, 18 बोलियां हैं। और विख्यात बोलियां जो हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द क्या है? जयचंद उसको कहते हैं कि शकुनी कहते हैं कि विभीषण कहते हैं कि नारद कहते हैं? तो बताइएगा सभी लोग, जो झगड़ा लगाने वाला मनुष्य होता है उसे क्या कहते हैं? वो नारद कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क हैं कि यशपाल हैं कि जैनेन्द्र कुमार हैं कि वृंदावन लाल वर्मा हैं? तो बताइएगा। तो मृगनयनी उपन्यास जो है वो वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है। और जैनेन्द्र कुमार ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं? त्यागपत्र, त्यागपत्र और मंथन। मंथन जो है वो जैनेन्द्र कुमार की रचना है। उपेंद्र नाथ अश्क की गिरती दीवारें, उपेंद्र नाथ अश्क की जो है वो गिरती दीवारें, गिरती दीवारें रचना है। ठीक है, तो मृगनयनी जो है वो वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है कि विस्मय होता है कि शोक होता है कि भय होता है? तो बताइएगा सभी लोग। और रौद्र रस का स्थायी भाव दोस्तों क्रोध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्रोध जो है वो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। और शोक किसका होता है? वो करुण रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, और भय वो भयानक रस का स्थायी भाव जो है वो भय होता है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव जो है वो क्रोध होता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 बताइएगा दोस्तों। अलंकार से ये प्रश्न पूछा गया है, सिर झुका तूने नियत की मान ली ये बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताइएगा सभी लोग। अनुप्रास अलंकार है कि श्लेष अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि रूपक अलंकार है? तो बताइएगा सभी लोग इसमें कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें रूपक अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, रूपक अलंकार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धुंधला शब्द में विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है,
संख्यावाचक विशेषण है कि गुणवाचक विशेषण है कि सर्वनामिक विशेषण है कि उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो धुंधला में कौन सा विशेषण है? तो इसमें गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। 343 से लेके 351 तक इसमें राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से घर का पर्यायवाची शब्द है? बिहार है, इला है कि आश्रम है कि घर है, गे है, बताइएगा। घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो गे जो है वो घर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये घर का पर्यायवाची होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, पच्चीसवां प्रश्न बताइएगा, छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है कि 7 होती है कि 8 होती है कि 10 होती है? तो बताइएगा सभी लोग। तो छंद से संबंधित गणों की संख्या 8 होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। शोषक का विलोम शब्द पूछा गया है, बताइएगा। इसमें शोषित है कि पोषक है कि पोषक है कि शोषण है? शोषक का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पोषक कहते हैं, शोषक का विलोम शब्द है जो पोषक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्तियाँ जो हैं वो किस लेखक की हैं? महादेवी वर्मा की हैं कि जयशंकर प्रसाद की हैं कि सुमित्रानंदन पंत की हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं? तो बताइएगा दोस्तों, ये पंक्तियाँ किस लेखक की हैं? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछ लिया जाए महादेवी वर्मा ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं? यामा, निहार, नीरजा, दीपशिखा, रश्मि, गिल्लू, ये महादेवी वर्मा की रचना है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, झरना, आंसू, लहर, पुरस्कार। सुमित्रानंदन पंत की वीणा, पल्लव, ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पंक्तियाँ हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसके बराबर का कोई ना हो उसको क्या कहते हैं? विलक्षण कहते हैं कि अनुपम कहते हैं कि असाधारण कहते हैं कि लोकातीत कहते हैं? तो उसको दोस्तों अनुपम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको अनुपम कहते हैं, जिसके बराबर कोई ना हो उसको अनुपम कहते हैं। अनुपम, जिसकी उपमा ना की जा सके, जिससे किसी की तुलना ना की जा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अव्यय है? समाज है कि खंड है कि एक है कि व्यवस्था है? तो इसमें अव्यय बताइएगा दोस्तों कौन सा है? तो एक जो है वो अव्यय है। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण जिसमें परिवर्तन ना हो, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक जो है ये अव्यय शब्द है। आज का अंतिम प्रश्न बताइएगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, अमित ने जेब से 10 का नोट निकाला, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। तो इसमें अशुद्ध कौन सा है? तो ए वाला बिल्कुल अशुद्ध है। इसमें ए जो है वो अशुद्ध लिखा है। अध्यापका नहीं होगा, यहाँ अध्यापिका होता तो ये वाक्य शुद्ध होता। तो इसलिए अध्यापका लिखा है तो इसलिए ये अशुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन ए सही है इसमें। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको
आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया करें, जिससे हमको थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे। मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। धन्यवाद दोस्तों।